जनपद बिजनौर के सभी विभिन्न गांवों से, विभिन्न नगरों से आए हुए हमारी सभी सम्मानित क्षत्रिय बंधुगण, जनपद बिजनौर के बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी का महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा क्षत्रिय भवन धामपुर में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा के 14वें वार्षिक कैलेंडर में, जो कि 2012 में जिसकी शुरुआत हुई, वो लगातार अनवरत आप 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष अपने महापुरुषों पर, क्षत्रिय महापुरुषों पर, श्री प्रभु राम के, श्री कृष्ण जी के ऊपर और बहुत ऐसे ऐसे महापुरुषों पर जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं, जिनका त्याग बलिदान हमारे राष्ट्र को बचाने में, राष्ट्र को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में रहा है, ऐसे महापुरुषों के चित्र का कैलेंडर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, उसका विमोचन किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये धामपुर की नगरी कार्यकारिणी के लिए बहुत बहुत बधाई भी है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है कि प्रतिवर्ष इस कार्य को आप लगातार 14 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल भी रहा, तब भी ये कार्य हुआ, कभी भी किसी वर्ष में, ये पिछले 2012 से कभी ये कार्य रुका नहीं है। वो लगातार अपने कार्य को लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से समस्त नगर कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में भी इस प्रकार आप इससे भी और अच्छे कार्य करते हुए अपने महापुरुषों की पहचान अपने परिवार में, अपने समाज को, अन्य समाज को, देश में अपने महापुरुषों की पहचान कराते हुए क्षत्रिय कैलेंडर का विमोचन आप करते रहेंगे। अभी बच्चों की प्रस्तुति थी, मैं सुन रहा था, बच्चे ने एक बहुत सुंदर कहा कि महाराणा ना होते तो शायद ये हिंदुस्तान ना होता, शायद ये हिंदुस्तान की संस्कृति, ये गौरवशाली आपकी संस्कृति या आपकी परंपरा हिंदू सनातन शायद नहीं होता, उसको बहुत नुकसान होता। जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने लगातार सनातन को, हिंदू संस्कृति को लगातार नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, तो उनके सामने एक चट्टान की तरह से महाराणा प्रताप आकर के खड़े हो गए और उन्होंने मुगलों को कभी बढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको रोके रखा, हल्दी घाटी में रोके रखा। उन्होंने हल्दी घाटी की पहाड़ियों में उनको रोके रखा, उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया, कभी भी उनको हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों में उनको आगे आने नहीं दिया, जो उनका एक सपना था अकबर का कि मुझे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। तो निश्चित रूप से आप जानिए कि वो महाराणा प्रताप ही थे। वो उन्होंने मुगलों का पूरी जोर तरीके से उनका विरोध किया, उनका विरोध करते हुए उनको मुकाबला किया और अपने आप, अपने परिवार के साथ, भील साथियों को साथ लेकर के जो हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां है, अरावली पहाड़ियां है, उनमें अपना निवास करते हुए लगातार संघर्ष करते रहे। घास की रोटियां भी उन्होंने खाई, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा दुख भी झेले, लेकिन कभी भी मुगलों को जीतने नहीं दिया, उनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। जो कथाएं हैं, जो वहां पे सत्यता है, निश्चित रूप से आपको, हम लोगों को उनको जानना चाहिए, उन लोगों के बारे में जानना चाहिए। कहते हैं सर कटे पर धड़ लड़े, सर कटे पर धड़ लड़े, ऐसा है इतिहास हमारा। मातृभूमि की रक्षा को मर मिटने के लिए ऐसा क्षत्रिय धर्म है हमारा। तो निश्चित रूप से जहां धड़ लड़ते रहे, सर कटने के बाद भी, तो आप जानिए वे कितने वीर रहे होंगे, कितना उनका अपने मातृभूमि के लिए कितना समर्पण रहा होगा। ऐसे ऐसे वीरों ने अपनी जीवन, पूरा जीवन बलिदान कर दिया। अपनी 3-3 पीढ़ियां एक साथ, हल्दी घाटी के युद्ध में 3-3 पीढ़ियां एक साथ खेत हो गई, एक साथ शहीद हो गई 3-3 पीढ़ियां। अपने बच्चे शहीद हो गए, उनके पिता शहीद हो गए, उनके बाप शहीद हो गए, उनके माता को, बच्चों की महिलाओं को आप देखिए जोहर करना पड़ा। जोहर अपने इसलिए करना पड़ा उनको कि बहुत स्वाभिमानी थी, कोई भी मुगल आक्रांता उनके शरीर को न छू सके, ऐसा उन्होंने जोहर किया। साका किया गया। जब जोहर और केसरिया एक साथ होता है तो उसको साका बोला जाता है। साका क्या है कि जिसमें महिलाएं जोहर करती है और पुरुष केसरिया बांध करके युद्ध में कूद पड़ते हैं, इसलिए कि हमें जो सामने वाली मुगल सेना है, जो भी हमारे विरोधी सेना है, उनको अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है और अपने आप को शहीद होना है, तब साका होता है। कितने साका हुए, कितने जोहर हुए, ये हम सब लोगों को निश्चित रूप से, हमें और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को निश्चित रूप से पता होना चाहिए किस प्रकार। आज आप प्रतिदिन आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कि अरावली पर्वत को
अरावली पर्वत को माफियाओं को सौंपा जा रहा है, उसका खनन के लिए माफियाओं को दिया जा रहा है। वो अरावली पर्वत जिस पर महाराणा प्रताप जी के द्वारा मुगलों को रोका गया, उनको अपनी सेना के माध्यम से, छापामार नीति के माध्यम से सेनाओं को, मुगल सेना को हराया गया, उनको पीछे धकेला गया। उस अरावली पर्वत को जो आपके पर्यावरण के साथ साथ राजस्थान की जो रेतीली भूमि है, जो रेत है, उसको आगे बढ़ने के लिए रोकती है, ऐसा अरावली पर्वत जो भूजल को, जो पानी की कमी होने के लिए रोकता है, ऐसा अरावली पर्वत जो आपके सौंदर्यकरण के साथ साथ आपके पर्यावरण की संरक्षण करता है। आपके पूरे देश के 4 राज्यों में आप ये देख रहे हैं अरावली पर्वत की श्रृंखला है, और अरावली पर्वत को आज एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया सरकार के माध्यम से कि अरावली पर्वत को खनन माफियाओं को दिया जा रहा है। सो एक परिभाषा डिसाइड कर दी कि 100 मीटर से ऊपर की अरावली रहेगी और 100 मीटर से नीचे की अरावली नहीं रहेगी। उसके लिए क्या कौन लोग उसकी देखभाल करेगा कि ये 100 मीटर है, 100 मीटर से नीचे नहीं है? ये केवल मैं आपके पुरजोर तरीके से इस बात को कहता हूं, सरकार कोई भी रहे, किसी भी सरकार कोई सी आए, किसी पार्टी की सरकार आए, वो निश्चित रूप से केवल 2% लोगों के लिए काम करती है। कोई सरकार भी 2% लोगों से अधिक के लिए काम नहीं करती। 98% आपके हमारे जैसे लोग हैं, केवल उनको एक तरीके से आश्वासन दिया जाता है, उनको केवल झुनझुना दिखाया जाता है कि आपके लिए ये करेंगे, लेकिन आप चुनाव के बाद देखें तो उनकी कमोबेश परिस्थिति सब लगभग एक जैसी रहती है। वो इसलिए रहती है कि जो सरकार में लोग हैं वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री है, अगली दूसरी सरकार आ जाएगी, वही उसमें से भी 25-30% वही मंत्री होते हैं, वही सांसद होते हैं, वही विधायक होते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के भरोसे आप रहेंगे कि सरकार ही आपके लिए सब कुछ करेगी, सरकार ही आपकी सुरक्षा करेगी, सरकार ही आपके समाज की सुरक्षा करेगी, सरकार ही आपके बच्चों के लिए आपके नौकरियां देगी, सरकार ही आपके बच्चों के लिए आगे उनका भविष्य संरक्षित करेंगे। ये आप जानिए, ये निश्चित रूप से निश्चित नहीं है, क्योंकि सरकार की सबकी स्थिति लगभग एक जैसी होती है। ये इसके लिए आपको और हमें आगे आना पड़ेगा। आपको हमें किस प्रकार से आगे आना पड़ेगा, किस प्रकार से अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपने समाज को संरक्षित करना पड़ेगा, इस पर हम लोगों को जरूर विचार करने की जरूरत है। जरूर अपना विचार करना चाहिए कि हमारा समाज कैसे संगठित हो, कैसे एकत्रित हो। अभी डॉक्टर साहब महेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे कि समाज में बहुत सारी विभिन्न ब्रांचें हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, तो निश्चित रूप से सबका अपना एक स्वाभिमान है, कहीं ना कहीं एक अभिमान भी रहता है कि हमारी एक संस्था है, दूसरी संस्था हमारे में विलय हो जाए, वो संस्था हमारी में विलय हो जाए, ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन हमने उसके लिए सबसे यही प्रयास रहता है कि सब लोग एक साथ आकर के तो बैठे, सब लोग एक साथ आकर के बैठे। एक साथ अगर सब बैठेंगे तो निश्चित रूप से भले ही हमारी अलग अलग संगठन चला रहे हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, हमारे समाज को, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित करने का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण होना चाहिए। और ये जब पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है समाज का वो भी पूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे, आप आज समाज में देखते हैं जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज के नौकरियों में जाकर के भी बड़ी बड़ी नौकरियों में है, जो समाज के हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। और एक समाज का एक ऐसा वर्ग ऐसी भी है जो धनाढ्य वर्ग कहलाता, जो अपने पैसे से बहुत मजबूत है। उनको लिए भी मेरा आप सबसे निवेदन यह रहता है कि निश्चित रूप से जब भी अपने समाज का कोई कार्य हो, अपने समाज के लोग कहीं संगठित हो रहे हो, अपने समाज का कहीं कोई भी बच्चा आगे बढ़ रहा हो, अपने समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, तो उनके आप जरूर साथ रहिए। अगर आप साथ नहीं रहेंगे, आप साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से जो अग्रणी है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। और ऐसे जिम्मेदारी वाले लोग आगे नहीं आते। उनको क्यों नहीं आते? उनको लगता है कि यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि आने वाले समय में जो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो सबसे पहले उन्हीं पर हमला होगा, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले उन्हीं का हमला होगा। अगर आज वो हम लोगों के साथ नहीं है, अपने समाज के साथ नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गरीब आदमी को नुकसान उठाना पड़े और अमीर को ना उठाना पड़े, दोनों ही सब एक श्रेणी में आएंगे। अभी आप बांग्लादेश की घटना देख लीजिए, आप कहीं किस तरह प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है। अगर आज उसको, आज आपका समाज आप नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आप तो ठीक हो सकता है आपका जीवन ठीक से बीत जाए, लेकिन आपके बच्चों के निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट आपके बच्चों के सामने खड़ा होने वाला। बच्चों को हमारे इतिहास को किस प्रकार से, जो इतिहास करता थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने अपने तलवार के आधार पर अपना इतिहास लिखा,
अपने शीश कटाकर अपना बलिदान देकर के इतिहास रचा। लेकिन जो बाद के इतिहासकार हुए, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले हुए, उन्होंने इतिहास को पूरा पलटने का कार्य किया और हम लोगों में ऐसी ऐसी विसंगतियां डालने का कार्य करा गया उनके द्वारा कि जिससे हमारा समाज बढ़ता नजर आए। कभी भी उन्होंने राणा कुंभा के बारे में अच्छी बात नहीं लिखी इतिहासकारों ने, कभी भी महाराणा सांगा के बारे में अच्छी बात नहीं लिखी, कभी हांडी रानी के बारे में अच्छी बात नहीं लिखी, कभी दुर्गावती के बारे में अच्छी बात नहीं लिखी, कभी पद्मावती के बारे में कभी अच्छी बात नहीं लिखी, कभी महाराणा प्रताप के बारे में अच्छा बात नहीं लिखी, कभी महाराणा अमर सिंह के बारे में बात नहीं लिखी, महाराणा संग्राम सिंह के बारे में बात नहीं लिखी। इतिहास अगर लिखता चला गया तो मुगलों के ऊपर लिखता चला गया और मुगलों के ऊपर हमें इतना इतिहास पढ़ाया गया, हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को हम पहचानते हैं कि इनके बाप ये थे, इनके बाप ये थे, इनके बाप ये थे। लेकिन हम अगर अपने जिन लोगों ने अपने इस राष्ट्र के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके हम एक दो वंशावली को भी ना हम जानते हैं ना हमारे बच्चे जानते हैं। तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, एक बार अपने बच्चों के साथ आप जरूर चित्तौड़, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ जरूर होकर आइए। अगर आप वहां आएंगे तो आप रोमांचित होंगे और आप जान पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, हमारी संस्कृति के लिए क्या क्या है, अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या है। तो एक बार सभी को निश्चित रूप से कुंभलगढ़ जाना चाहिए, हल्दी घाटी जाना चाहिए, आपको चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए, तब आपको ये सारी जानकारी उससे ज्यादा मिल पाएगी, आपके बच्चे भी जान पाएंगे निश्चित रूप से। बाकी तो इतिहासकारों ने आपने निश्चित रूप से देखा कि जो हमारे पुंजा जी थे, राणा पुंजा जी को उन्होंने भील बता दिया गया कि राणा पुंजा जी एक सोलंकी राजपूत थे जिन्होंने भील सेना को साथ लेकर के महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। उन्होंने महाराणा राम सिंह के प्रति कुछ समय पहले आपने देखा राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी गई, पद्मावती जी के बारे में किसी प्रकार से प्रतिक्रिया दी गई। एक टीवी चैनल वालों ने, एक अखबार वालों ने, एक फिल्म वालों ने जोधाबाई और अकबर को लेकर के ऐसी प्रस्तुति, ऐसी एक कहानी, आपके प्रेम कहानी ऐसी रच दी जिसे हम लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगने लगा। लेकिन हमने कभी सच जानने का प्रयास नहीं किया कि जोधाबाई कोई थी नहीं। जोधाबाई को एक कम्युनिस्ट विचारधारा वालों ने, केवल इतिहासकारों ने ऐसा बीच में लाकर उनको हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव दबाने के लिए, हम लोगों को ऐसा मानसिक रूप से दबाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लाके खड़ी कर दी जिससे हम लोग आपस में ही लड़ते रहे और हम लोगों को ये रहे यार हमारे तो पूर्वजों ने ऐसा किया, जबकि पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। पूर्वजों ने जो किया उसके लिए आपको बहुत गौरवशाली इतिहास है, उसको जानने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। बस 2 लाइन के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप महाराणा प्रताप जैसे चरित्र बनना बहुत मुश्किल है आज के समय में। लोग बाग एक दिन ठंड के समय में यहां नहीं आ सकते, लोग बाग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, एक साथ नहीं आ सकते। आप एक समाज को देखिए, जिस दिन उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, जिस दिन वहां पर कोई जयंती मनाई जाती है, सब लोग सुबह से नहा धो करके, महिलाएं, बच्चे, सब पुरुष नहा धो करके नए नए कपड़े पहन के सड़कों पे आपको दिखाई देते हैं और उस दिन पूरे दिन अपने महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो अपने महापुरुषों को इस प्रकार से मनाते हैं। हमारे जब महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, कितने लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कितने लोग नए नए कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं, कितने लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती स्वाभिमान शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती आप स्वाभिमान शौर्य दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि महाराणा प्रताप जी स्वाभिमान और शौर्य के लिए जानते। एक दिन आप अपने समाज को दीजिए, एक दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। समाज को न देकर के जिन बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको आप चाहते हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, एक दिन उनके लिए जरूर दीजिए। आप एक जगह एकत्रित होंगे, हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे, तो निश्चित रूप से शासन के पास भी संदेश जाएगा, राजनीतिज्ञ लोगों के पास भी संदेश जाएगा। और जो राजनीतिक लोग से आज अभी देखे, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को गाली दी और अभी कुछ लोग टिकट चाहने की इच्छा में उनको टिकट मिल जाए, केवल किसका, विधायक का टिकट मिल जाए, सांसद का मिल जाए, कोई क्या होते हैं नगर क्षेत्र पंचायत का टिकट मिल जाए, उनकी चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे समाज के ऐसे लोग जो हमारे पूर्वजों को गाली देते हैं, हम उनको चरण वंदना करते हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम जब आपका निश्चित समय हो तो ऐसे लोगों को आप वोट के माध्यम से उनको जरूर इस बात का दिखा दे कि आपने हमारे समाज के गाली देने वालों को अगर टिकट भी ले रहे, प्रत्याशी रहे, तो हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो इस प्रकार की प्रकृति लगातार चलती रहेगी। आप महाराणा प्रताप ना बनिए तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जैसा बनना बहुत मुश्किल है। आप भाई शक्ति सिंह जैसा भी नहीं बन सकते, लेकिन शक्ति सिंह के साथ एक बहुत अच्छी बात थी कि वो अकबर के साथ चले गए, जैसा इतिहासकार लिखते बताते। लेकिन जब महाराणा प्रताप को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उनको युद्ध क्षेत्र में, तो शक्ति सिंह उनके साथ खड़े हुए गए, उनके प्राणों की उन्होंने रक्षा की
और शक्ति सिंह ने ही महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा कर अपने भाई धर्म निभाया, तो ऐसे भाई बनने का प्रयास करें। आप शक्ति सिंह भी नहीं बन सकते तो एक दानवीर हुए हैं, दानवीर जिन्होंने अपना पूरा पैसा अपने महाराणा प्रताप जी को दे दिया कि आप युद्ध लड़िए। तो ऐसा अगर कुछ अपने समाज से अगर जरूरत है जिन लोगों को, तो कुछ पैसा देने का भी आप प्रयास कीजिए। और अगर आप शक्ति सिंह महाराणा प्रताप भी नहीं बन सकते तो कम से कम अपने समाज के जो व्यक्ति अग्रणी है, जो कोई कार्यक्रम करते हैं, जो किसी प्रकार से समाज को एक साथ ले जाने का कार्य करते हैं, तो उनके साथ जरूर कंधे से कंधे मिलाकर रहिए। जैसा आप सबने भी कहा, बीच में ही कहा कि हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, तो वो तभी एकजुट हो सकते हैं जिसके पास पैसा है वो पैसे से खर्च कर पड़े, जिसके पास समय है वो थोड़ा अपना समय दे, जिसके पास किसी प्रकार की अपनी योजनाएं हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए, तो योजनाओं का अंगीकार करें। अगर आप देंगे तो प्रतिफल के रूप में आपको कुछ मिलेगा, आप नहीं देंगे तो हो सकता है आप अच्छा जीवन से जी करके चले जाए, लेकिन आपके बच्चे किसी स्थिति में होंगे, क्या होंगे, ये आने वाला समय ही देखेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम बहुत बहुत। जहां तूफानों में चिराग जला करते हैं, हम उसी राह चला करते हैं। फिक्र नहीं है मंजिलों की, जब हम चला करते हैं तो चांद और सूरज रास्ते में मिला करते हैं, तो ऐसा हमारा क्षत्रिय धर्म है, ऐसा हमारा क्षत्रिय समाज है। जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप, जय हिंद, जय हिंद, जय क्षत्रिय समाज, जय क्षत्रिय समाज, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद सभी का।